सिल्वर्ड लेंस की हम बात कर रहे थे और एक क्वेश्चन हमने उस पे बेसिस पे देखा, कॉन्वेक्स लेंस बेस्ड वो क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर, जिसको अगर सिल्वर्ड कर दिया जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट उसका आएगा। तो क्वेश्चन नोट करें आप। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर in front of a concave lens that is made of a glass of refractive index, that is made of a glass of refractive index (1.5) and has equal radii of curvature of its two surfaces. The surface of the lens farther away from the object is, this is given 30 centimeter. The surface of the lens farther away from the object is silvered. Find the nature and position of final image. Find the nature and position of final image. तो यहाँ पे जो जो डेटा हमें दिया हुआ है पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। यू हैव गिवन कॉनकेव लेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ पे दी हुई है इसके लिए 30 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है कि म्यू जो है 1.5 है, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 1.5। अब इससे देखिए 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज कहां पर बनेगी हमें निकालना है। कब? जबकि ऑब्जेक्ट से दूर वाली जो सरफेस है विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ही दिया हुआ है ऑब्जेक्ट से दूर वाली सरफेस को आपने सिल्वर की पॉलिश वहां पे हमने कर दी है। तो किस तरीके से इसे आगे हम बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, वो एक बार देखें। ये आपको दिया गया है कॉनकेव लेंस, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस को हमने सिल्वर की पॉलिश कर दी। अब इस सरफेस को सिल्वर की पॉलिश करने से हुआ क्या, हमें ये पता है कि अगर किसी भी लेंस की एक सरफेस को पॉलिश कर दी जाएगी तो उसे आप एज ए प्योर मिरर काम में ले सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको उसके लिए पहले निकालनी पड़ेगी। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम यहां पे लगा देते हैं। इस इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको FM यानी कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर पता होनी चाहिए और FL यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी दो चीजों को फाइंड करेंगे।
we know that 1 upon fm is equals to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. Now 1 upon fm will be 1.5 minus 1, that is minus 1 upon 30 minus 1 upon 30. It can be written as 1 by 2 and minus 1 upon 15. That means focal length of the lens, it is not FM, this is FL. तो FL जो यहाँ पे निकल के आता है इट इज़ -30 सेंटीमीटर. यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है. तो ये एक पार्ट हमने कर दिया है कि लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास में आ चुकी है. नाउ उसके बाद में अगर आप चाहें तो मिरर की भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और मिरर की जो फोकल लेंथ होती है दिस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमें 30 दिया हुआ है. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास में 15 सेंटीमीटर. सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर. नाउ पावर की अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, या पहले आप एक काम कीजिए, दोनों की दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देख लीजिए. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है जो कि हमने डिराइव भी किया है फ्रॉम 1, 2 and 3. Here 1 upon Fe is equals to minus 1 upon 30, clear, and minus 2 upon 15 it is. So it can be written as 30, that is minus 1, and it is minus 4. Clear है? We have all these values. Now सॉल्व आप इसे करें तो आप जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यू विल हैव P पावर की फॉर्म में भी आप अगर आप इसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. फोकल लेंथ इसकी आएगी 7.5 ऑलमोस्ट. क्लियर है? नाउ इसे सॉल्व करने के बाद में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास में आ चुकी होगी, और उस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को निकालने के बाद आप चाहें तो मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा सीधा, जो कि हमारे पास में होता है, काफ़ी बार हम उसे काम में ले चुके हैं. वन अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. इस फॉर्मूले को यूज में लेके फोकल लेंथ चूंकि हमारे पास में आ चुकी है, और आप जो भी वैल्यूज रिक्वायर्ड हो यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं. नोट करें इसे. देन क्वेश्चन नोट करेंगे. फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड. फिगर जो आपको दिया गया इट इज एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन है. इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है
प्लस 10 सेंटीमीटर, इट इज माइनस 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस इट इज 25 सेंटीमीटर की बन। ये सब कुछ आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से आप इमेज फॉर्मेशन देखिए, और कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली जो इमेज होगी वो कॉनकेव लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वहां पे काम करेगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले वी हैव लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम convex lens, 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f. So 1 upon v is we have 1 upon f plus 1 upon u. Focal length इसकी 10 है और distance of object जो है वो 15 है, that is minus 15. So 1 upon v 3 minus 2. So v की जो वैल्यू निकल कर आई इज 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हमने निकाला है वो है 30 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, लेकिन इमेज डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की है इट इज 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर के लिए अब आपको कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा इस कॉनकेव मिरर से। तो कितना निकल कर आएगा, इट विल बी 5। क्लियर, कितना निकल कर आ जाएगा ये आपके पास निकल कर आएगा 5 सेंटीमीटर। सो फिर से सेकंड पार्ट पर अब हम चलते हैं इसके। इमेज फॉर्मेशन from concave lens। तो इसके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें इट इज 30 minus 25, that is 5 centimeter. Using lens formula we have वन अपॉन v is equals to 1 upon f plus 1 upon u। तो f की वैल्यू इसके लिए -10, that is minus 1 upon 10 plus 1 upon 5, it is 1 upon v। This is 10 सेंटीमीटर आंसर। नोट करें से। ना उसके बाद में हम मूव करते हैं, बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि समझ में आता है हमें, हम देखते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जो एक सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ विजुअलाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं हम किस तरीके से हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, किस तरीके से उसकी इमेज फॉर्म होती है,
इन सभी चीज़ों को हम कुछ कुछ जो है एक स्टडी करेंगे और मेनली हमारा जो फोकस होगा वो फिजिकल पार्ट के ऊपर होगा, यानी कि बायोलॉजिकल टर्म्स को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा, हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। फिर हम घूम फिर कर आएंगे मेन टॉपिक जिसकी हमें बात करनी है, जिसके लिए कंसर्न है हम डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, यानी कि डिफरेंट डिफेक्ट्स जो हमारे विज़न में जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू एजिंग, ऐसा हो सकता है आपकी एज बढ़ती इसलिए ऐसा हो सकता है, या ड्यू टू सम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्यों वो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स होने का रीज़न क्या होता है, उनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट होता है आपकी आईज पे तो क्या इफेक्ट उनका आने वाला है, क्या नेगेटिव इफेक्ट उनका जनरली जो है प्रोड्यूस होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। उस नेगेटिव इफेक्ट को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि उन डिफरेंट इफेक्ट्स के जो है करेक्शन की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हेडिंग लिखें आप, विजन आप लिख सकते हैं हेडिंग। सबसे पहले बात करें कि हमारी आई जो होती है, ह्यूमन आई जो है, उसमें लेंस कौन सा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखें कि हमारी आईज के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब जब लेंस कॉन्वेक्स होता है तो इमेज कौन सी बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए रियल और इन्वर्टेड, ऑब्वियस सी बात है। रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको सीधा दिखाई देता है, ना कि उल्टा दिखाई देता है। यानी कि यहां पर एक जो है एक ऐसी चीज जनरेट हुई है जो कि हमारी थ्योरी से डिफरेंट है। हम थ्योरेटिकली बोल रहे हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होनी चाहिए, जबकि इमेज जो बनती है वो इरेक्ट इमेज बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आईज जो फॉर्म करती है, आई लेंस जो है, आई लेंस जो इमेज फॉर्म करता है, इट इज इन्वर्टेड। लेकिन जब ये इन्वर्टेड इमेज, सबसे पहले होता क्या है कि हमारी आईज ने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, उसकी जो इमेज बनेगी इट इज ऑब्वियसली इन्वर्टेड। लेकिन जब वो विजुअल सिग्नल्स हमारे ब्रेन को ट्रांसफर किए जाते हैं ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से, यानी कि जब उन विजुअल सिग्नल्स को ऑप्टिकल नर्व्स जो कि आईज में पीछे की तरफ कनेक्टेड होती हैं, वो माइंड तक लेकर जाती है, ब्रेन तक लेकर जाती है, तो इस इन्वर्टेड सिग्नल को अगेन इन्वर्टेड कर दिया जाता है। और इतना तो हम जानते हैं कि उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इस वजह से सीधा दिखाई देगा, यानी कि जब माइंड तक, हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल्स गए तो उस इन्वर्टेड इमेज को फिर से इन्वर्टेड कर दिया जाएगा, और इन्वर्टेड का इन्वर्टेड हमेशा इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो ये बात तो हुई, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सीधा ही क्यों दिखाई देता है। अब बात करें लीस्ट डिस्टेंस और फार पॉइंट की। लीस्ट डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई बिना किसी स्ट्रेस के देख सके, लीस्ट डिस्टेंस कहलाता है। और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, इट इज कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर मैं फार पॉइंट की बात करूं तो ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपकी आईज को क्लियरली विजिबल है, बिना किसी स्ट्रेस के आप दूर से दूर रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट को जब देख सकते हैं,
तो वो मैक्सिमम दूर वाला जो डिस्टेंस है वही कहलाता है फार पॉइंट। और किसी भी नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, और किसी भी नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस या लीस्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी नियर पॉइंट भी इसे बोला जाता है। दोनों तीनों नाम ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप उसको बिना किसी स्ट्रेस के देख सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हुए जिनको हम डिस्कस अभी कर लिया है, और आगे चल के जब न्यूमेरिकल हम देखेंगे वहाँ पे भी ये काम आएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफेक्ट्स जो हैं आई में जो कि प्रोड्यूस होते हैं, वो भी इन्हीं के कारण मेनली जनरेट होते हैं, तो उसका करेक्शन में भी इनकी थ्योरी थोड़ी सी काम में आएगी, उसको ध्यान रखिएगा। नाउ उसके बाद में बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें छोटा या बड़ा क्यों दिखाई देगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। This is totally depends on visual angle. विजुअल एंगल किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा हमारी आईज पर बनाया गया जो एंगल होता है वही विजुअल एंगल होता है। अब अगर विजुअल एंगल की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मान लीजिए विजुअल एंगल की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा। इसी के साथ अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल की वैल्यू अगर ज़्यादा है देन वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होगी या बड़ी होगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द विजुअल एंगल और एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि यहां पे ह्यूमन आई है, ये मान लेते हैं कि ए बी ऑब्जेक्ट है, देन इसी ऑब्जेक्ट को मैं पास में यहां पे ले आया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की साइज सेम है। आप यूं बोल सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हैं, इसका मतलब हाइट इनकी जो होगी सेम होगी। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहां पे विजुअल एंगल किस तरीके से निकाला जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, और यहां पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है। इसे आप बोल दीजिए थीटा, इसे आप बोल दीजिए थीटा नॉट। ये डिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिया है डी, विच इज लीस्ट डिस्टेंस, दैट इज 25 सेंटीमीटर, जहाँ से ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होता है बिना किसी स्ट्रेच के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा नॉट इज ग्रेटर देन थीटा। तो विजुअल एंगल जो है यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू बड़ी है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिखाई देता है। तो एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है विजुअल एंगल, हम जानते भी हैं, हम देखते हैं डेली रूटीन में, हम बहुत बार नोटिस करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पास में लेकर आते हैं तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, और जब दूर लेकर जाते हैं तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। अब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लेंथ x है, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, आप चाहे पास लाएं चाहे दूर लेके जाएं। तो इट्स ऑल अबाउट विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई, कि उसकी साइज आपको क्या दिखाई दे रही है, बड़ी दिख रही है या छोटी दिख रही है। पास में अगर लाकर देखते हैं तो विजुअल एंगल बड़ा होने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है, या एपरेंट साइज जो है उसकी इंक्रीज कर जाती है। जबकि दूर ले जाकर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी एपरेंट साइज जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ऐसा विजुअल एंगल में कमी होने के कारण होता है। क्लियर है? इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको नोट कीजिएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे अकोमोडेशन पावर की। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब विजिबल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देगा, उसके पीछे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज जब हमारी आइस के रेटिना तक पहुंचती है तो वो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है, दैट्स इट। अब हम ये बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी आपको विजिबल होगा विदाउट एनी स्ट्रेस, और लीस्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी आपको विजिबल होगा। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट रेज होगी उनकी इमेज हमेशा कहां पे बन रही है, रेटिना पे, तभी तो वो आपको दिखाई दे रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर हो या वो 25 सेंटीमीटर पर हो, ऑब्वियसली इनके बीच में तो कहीं पे भी हो सकता है। रेटिना पर इनकी इमेज बन रही है, इनसे चलने वाली लाइट रेज जो है वो रेटिना पर जाकर मिल रही है। ऐसा कब हो सकता है? अब अगर मैं एक सिंपल से कॉन्वेक्स लेंस के केस की बात करूं तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज फोकस पे मिल जाती है। अगर मैं एक सेकंड के लिए सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे रेटिना मान भी लूं तो जब ये 25 सेंटीमीटर पर जाएगी तो इसकी इमेज भी शिफ्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हमारी आइस के केस में, और यही है जनरली अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर इज द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। जी हाँ, ह्यूमन आई इस तरह का अरेंजमेंट यहां पे होता है कि जो लेंस है, आई लेंस जो है, उसको दबा भी सकते हैं, प्रेस भी किया जा सकता है, कंप्रेस कर सकते हैं और खींचा भी जा सकता है, यानी कि स्ट्रेच भी वहां पे किया जा सकता है। और कंप्रेस करने से और खींचने से होता क्या है? कंप्रेस करने से और खींचने से होगा ये कि जो फोकल लेंथ होती है ह्यूमन आई की, इट कैन बी एडजस्टेड। उस फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है। अब फोकल लेंथ को एडजस्ट करना क्यों जरूरी है? देखिए, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस्ड हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस्ड हो, वो हमें विजिबल तब होगा जब उनसे चलने वाली लाइट रेज हमारे आइस के रेटिना तक पहुंच जाएगी, रेटिना पर इंटरसेक्ट होगी, उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे बन जाएगी। अब इमेज जिस पॉइंट पे बनानी है वो आपने कर दिया है फिक्स, यानी रेटिना हैज बीन फिक्स्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो डिफरेंट हो सकती है। तो ह्यूमन आई क्या करती है कि लेंस को दबाएगी या स्ट्रेच करेगी। अब जब लेंस को दबाएगी, मान लेता हूं ये लेंस है, जब आप इसको दबा देंगे, जब ह्यूमन आई इसको कंप्रेस कर देगी तो ये इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। यानी कि ह्यूमन आई कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो फोकल लेंथ है हमने देखा वो एडजस्ट की जा सकती है। फोकल लेंथ इज एडजस्टेबल। ये फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है? ताकि वॉट एवर इज द कंडीशन, इमेज जो है वो रेटिना पर बन सके। यही पावर जो है, एडजस्ट करने की पावर या फोकल लेंथ को चेंज करने की पावर, यही कहलाती है अकोमोडेशन पावर ऑफ द ह्यूमन आई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकोमोडेशन पावर जो है एजिंग की वजह से, यानी कि एज जब हमारी बढ़ती है धीरे धीरे, तो इस पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है, और इन्हीं इफेक्ट्स को हम डिफेक्ट इन ह्यूमन आई बोल सकते हैं। तो अब अकोमोडेशन पावर को डिस्कस करने के बाद में हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th क्लास फॉर यू गाइस, दैट इज डिफेक्ट इन ह्यूमन आई।
ह्यूमन आई में डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली हमें यहाँ पे दो डिस्कस करने हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। उसके अलावा भी दो होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि थियोरिटिकल है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है एक बड़ा सा टॉपिक है, एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थियोरिटिकली हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद में डेरिवेशन पार्ट उसका एक अपने आप में है, और फिर फाइनली हम आएंगे उसके न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, जहाँ पर एक फॉर्मूला हमको डिराइव करना होगा, विच इज़ ईजी, बट एक बार इसे समझ लें हम। तो दो चीज़ों की मुझे यहाँ पे बात करनी है, मायोपिया and the second one is hypermetropia. Clear है? क्या होता है मायोपिया? देखिए, मायोपिया आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब हाइपरमेट्रोपिया में इसके बाद में बात करूंगा तो उससे समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मायोपिया का ठीक उल्टा हो जाएगा, सभी प्रोसेस लगभग उल्टी से चलने लगेंगी और उसे हम बोल देंगे हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक ऐसी ह्यूमन आई डिजीज़ है जिसकी वजह से दूर रखी कोई भी चीज़ आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती है, दूर की चीज़ आपको साफ दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो फार पॉइंट जो होता है ह्यूमन आई का, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ पहले की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब फार पॉइंट शिफ्ट होने का मतलब क्या है? नॉर्मल आई के लिए अगर मैं बात करता हूं, फार पॉइंट कितना? इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं मायोपिक आई, फार पॉइंट लेस देन हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि थोड़ा सा ये शिफ्ट होकर होता 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 और पास में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो अब हमें बात करनी है कि मायोपिया को दूर कैसे किया जाए, या पहले बात कर लेते हैं कि मायोपिया होने की वजह से एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, कुछ रे डायग्राम्स में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो दोबारा से उसको पीछे करके और देख लें, क्योंकि अगर एक स्टेप भी अगर समझ में नहीं आती है तो ये ह्यूमन आई में जो इफेक्ट हैं ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। हेडिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ मायोपिया। देखिए, नॉर्मल आई की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। हियर वी हैव नॉर्मल आई, फार पॉइंट जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होता है ह्यूमन आई को। और अगर ये आइलैंड्स है, ये जो बना रहा हूं मैं सारे के सारे, दीज आर आइलैंड्स, लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है वो कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही होंगी? वो रेटिना पे आकर मिल रही होंगी। दैट इज नॉर्मल आई की फंक्शनिंग होती है। हमें पता है कि नॉर्मल आई के लिए ये रेटिना पर आकर ही मिलेंगी। तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग रेटिना। क्लियर? अब मायोपिक आई में क्या हुआ? मायोपिक आई में हुआ ये कि फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं रहा, मतलब वो कहीं ना कहीं पास शिफ्ट हो चुका है,
और पास शिफ्ट होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पहले एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जहां से चलने वाली अगर लाइट रेस की आप बात करते हैं तो वो अब रेटिना पर मिल रही है। दैट मीन्स इस डिस्टेंस तक की जो चीज है, इस डिस्टेंस पर रखा जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से चलने वाली लाइट रेस तो कहां पे पहुंच रही है, रेटिना पे पहुंच रही है। लेकिन अगर इन्फिनिटी की अब मैं बात करता हूं तो वो लाइट रेस रेटिना के पहले कहीं ना कहीं मिल जा रही होंगी। इसका मतलब अब अगर आप इनफाइनाइट के लिए डायग्राम बनाएंगे तो वो पहले ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, यानी कि पहले कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं। और ये है आपके पास में मायोपिक आई। ये मायोपिक आई हुई। अब हमें करना क्या है, हमें करेक्शन करना है इस मायोपिक आई का। करेक्शन के लिए अब हमें करना क्या है, देखिए समझिएगा, जो ब्लू कलर से लाइट रेज हमने बना रखी है, क्लियर है, जो कि इन्फिनिटी से आ रही है मायोपिक आई के लिए, ये ब्लू कलर से आने वाली लाइट रेज हैं, इनको आपको कैसे भी करके रेटिना पर शिफ्ट कराना है। और रेटिना इस डॉटेड लाइन के ऊपर ले रखा है मैंने, जो पिंक कलर की वर्टिकल लाइन हमने बनाई है। यहां पर ये ब्लू लाइंस जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पहुंच जानी चाहिए। अगर कैसे भी करके आपने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि यहां तक पहुंच जाती है, इसका मतलब हमें बोल सकते हैं कि मायोपिक आई का करेक्शन हो चुका है। मायोपिक आई में जो डिफेक्ट था कि दूर की चीज इन्फिनिटी पर रखी हुई चीज क्लियरली विजिबल नहीं थी, वो भी अब आप देख सकते हैं। किस तरीके से हम इसका करेक्शन कर सकते हैं उसे एक बार देख लें। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे डायग्राम में बनाऊंगा ताकि आप क्लियरली उसे देखकर समझ सकें कि प्रोसेस क्या चल रही है। ये आई लेंस हमने बनाया है, ये इसका फार पॉइंट, यानी यहां रखा ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है। This is the retina here. Now, इन्फिनिटी से जो लाइट रे आ रही है, ये अगर जैसे भी करके पिंक वाली लाइट रेस के डायरेक्शन में अगर मान लीजिए डाइवर्ट हो जाती है, तो हमें ये पता है कि पिंक वाली लाइट रेस तो ऑलरेडी कहां पर जाकर मिल रही है, रेटिना पर जाके मिल रही है। यानी कि पिंक लाइट रे के अलोंग जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इट इज क्लियरली विजिबल टू द ह्यूमन आई बिकॉज दीज पिंक लाइट रेज आर रीचिंग एट रेटिना। सो यहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जाता है। डाइवर्जिंग बोले तो कॉनकेव लेंस यहां पर एक लगा दिया जाता है इस तरीके से। कॉनकेव लेंस का काम होता है डाइवर्ज कर देना लाइट को, और ये इन ब्लू लाइट रेस को पिंक के डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देते हैं। और जब ये पिंक के डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी तो दीज रे विल रीच एट रेटिना इटसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विल बी क्लियरली विजिबल टू द डिफेक्टेड आई। और यही तरीका है कि मायोपिक आई का करेक्शन किया जा सकता है। Correction of myopic eye using concave lens. क्लियर है? नोट कीजिएगा। ये अगर आप समझ गए हो तो अब हम बात कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। बस अब टर्म्स जो है वो चेंज होती जाएंगी। मायोपिया के केस में यानी कि शॉर्ट साइटनेस के केस में
दूर रखी हुई चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं थी, अब पास रखी हुई चीज़ें जो है क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। तो आगे चलते हैं, हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें नॉर्मल आई के लिए, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपरमेट्रोपिक आई, then near point is somehow greater than 25 centimeter, that means it is shifted away from the eye। तो मायोपिया में क्या हुआ था कि जो इनफाइनाइट जो फार पॉइंट था वो टुवर्ड्स दी आई शिफ्ट हो गया था, यानी कि इन्फिनिटी ना होकर इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम हो गया था। अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है जो कि नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो इस हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए 25 सेंटीमीटर ना रहकर और 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट अब आपको विदाउट एनी स्ट्रेस आपके लिए विजिबल नहीं होगा, आप उसको देख नहीं सकते। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर यानी कि नियर पॉइंट पर रखा ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए क्लियरली विजिबल हो। जैसे मान लीजिए बुक्स हम पढ़ रहे हैं 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख के, तो नॉर्मल पर्सन 25 सेंटीमीटर पर रख के उसको पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है, रीडिंग कर सकता है, न्यूज़पेपर के लिए, बुक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन होता क्या है कि अगर हाइपरमेट्रोपिया है आपको आपकी आईज में, तो आप 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को रीड तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस वहाँ पे थोड़ी देर बाद जनरेट हो जाएगा। उसे दूर किस तरीके से किया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम ऐसा करेंगे। क्यों हमने किया, क्या हुआ कॉन्वेक्स लेंस काम में लेने से, उन चीज़ों को एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले नॉर्मल आई को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो हमने उसी फॉर्म में स्टडी करेंगे जिस तरीके से हमने पहले किया है मायोपिया को। ये नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज जो है वो रेटिना पर पहुंच रही है, इट इज आर। This is for normal eye. D is equals to 25 सेंटीमीटर। Now, हाइपरमेट्रोपिक आई की अब बात करें, अब अगर आइज हाइपरमेट्रोपिया से इफेक्टेड है तो क्या होगा, उस चीज को हम देख लें। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हाइपरमेट्रोपिया अगर है तो नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा दूर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पर ना रहकर नियर पॉइंट आपका थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ ये नया नियर पॉइंट बन चुका है, यानी यहां से चलने वाली जो लाइट रेज है ये जो है वो रेटिना तक पहुंच रही होगी। क्लियर है?
दिस इज x डैश, न्यू नियर पॉइंट फॉर ह्यूमन आई। यानी कि अब अगर मैं बात करूं एक्चुअल में नियर पॉइंट जो है उस डिस्टेंस की, तो यहां से चलने वाली लाइट रेस तो कहीं ना कहीं दूर जाके मिलेगी, इट इज क्वाइट क्लियर। और जो पॉइंट है ये आगे की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है, और इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है और मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, कि मायोपिया में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं आई लेंस के पास में शिफ्ट हो जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, ये दूर जाकर शिफ्ट हो रहा है, पीछे की तरफ जाकर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, बढ़ रहा है डिस्टेंस में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। नाउ करेक्शन हमें करना है, करेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है देखें। अब करेक्शन के लिए हमें करना क्या है कि जो वाइट वाली लाइट रेज हैं इनको अगर मैं वॉयलेट वाली लाइट रेस के अलोंग कैसे ना करके एडजस्ट कर दूं, तो होगा क्या, हमें डायग्राम से देखते ही क्लियर है कि जो वॉयलेट वाली लाइट रेस है ये रेटिना पर ही पहुंच रही है। यानी कि अगर ये रेटिना पे पहुंच रही है, वाइट वाली को कैसे ना कैसे डाइवर्ट कर दें वॉयलेट की लाइन में, तो ये भी रेटिना पर पहुंच जाएगी, और एक्चुअल में जो नियर पॉइंट है विच इज एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ह्यूमन आई, वहां पर ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ अगर है तो आप क्लियरली उसे देख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना रहा हूं फिर से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं डायग्राम, जिससे कि आप इसको समझ सकें, क्लियरली विजिबल हो आपको। This is the near point for defected eye. ये क्लियरली विजिबल है। नाउ देखना हमें किसे, हमें देखना है इसे, जो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये वाइट लाइट रेस को हमें जो है वॉयलेट के डायरेक्शन में से डाइवर्ट कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, और जब एक कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे लगाया जाता है तो ये कन्वर्ज करेगा इन लाइट रेस को, और ये कन्वर्ज होकर वॉयलेट के डायरेक्शन में जो है कन्वर्ज हो जाएंगी, और ये मीट करेंगी अब उसके बाद में रेटिना के ऊपर। तो इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया को भी दूर किया जा सकता है। द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी डन इन दिस फॉलोइंग वे। काफ़ी आसान है, एक बार आप समझ लीजिएगा बस प्रोसेस, कि अगर मायोपिया को हमें करेक्शन करना है, मायोपिया के डिफेक्ट को हमें दूर करना है, तो कॉनकेव लेंस वहाँ पे काम में लिया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हमेशा जो लेंस काम में लिया जाता है इट इज़ कॉन्वेक्स ऑल्सो। डेरिवेशन की अगर हम बात करें, दोनों के डेरिवेशन काफ़ी आसान से डेरिवेशन है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। फोकल लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी है, क्या क्या हमें पता है, देखिए v ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो जाना चाहिए, d पर हो जाना चाहिए, क्लियर। और u की वैल्यू जो है, u यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस्ड होगा कितने पर, जो भी आपके लिए वैल्यू दी गई होगी, मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर जो कि नियर पॉइंट होना चाहिए, वो किसी रीजन की वजह से 25 नहीं रहा और 30 सेंटीमीटर आपके आई के लिए बन जाता है, क्योंकि नियर पॉइंट जो है वो दूर की तरफ शिफ्ट होगा। तो पावर का फॉर्मूला आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन दिस केस
P is equals to 1 upon f, and which is in turn equal to 1 upon d minus 1 upon np, that is near point for the डिफेक्टेड आई. ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए हो जाएगा. इसी तरीके से मायोपिया के लिए भी एक डेरिवेशन है, छोटा सा फॉर्मूला है बेसिक डेरिवेशन, अगर आप ध्यान रखें. पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, that is 1 upon fp. Here fp is the far point. And np is near point. क्लियर है? नोट करें इसे. देन उसके बाद में हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लें.